वेलकम बैक टू श्रुति क्लासेस। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि अमेरिका के 3 ऑपरेशन चलाए थे। तो कौन कौन से थे? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इन्फिनाइट रीच और एंडरिंग फ्रीडम। तो क्वेश्चन पूछता है कि आप अमेरिका के किसी 3 ऑपरेशन के बारे में बताइए फॉर 6 मार्क्स। तो आप तीनों ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर देना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इराक इन्वेजन, यानी इराक पे इन्वेज करना, उस पे अटैक करना। और इधर आप आते हो तो ये गल्फ कंट्रीज का मैप है। ये पूरा गल्फ कंट्रीज है, इधर से लेकर इधर तक। ये साउथ अरेबिया है, ये ईरान है, ये इराक है। इन्हें गल्फ कंट्रीज क्यों कहा जाता है? मेन रीजन यहाँ पे ऑयल बहुत सारा मिलता है, ये ऑयल रिच कंट्रीज हैं। हम्म तो अमेरिका इन पे अटैक करता है क्योंकि यहाँ पे उसे ऑयल चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसलिए अटैक करते हैं कि अगर ये महंगा देगा देगा अमेरिका को तो अटैक कर देगा अमेरिका। अगर सस्ते में मिलता है तो अटैक नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो हम पहले ही देखते हैं इस डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर बेस के लिए। पूछ लेंगे कि ये जो आपको मैन दिखाई दे रहा है, ये मैन किस कंट्री को डिफाइन करता है। तो आप इस झंडे को देखिएगा, झंडा है अमेरिका का, तो ये आप कह दोगे कि ये यूएस को डिफाइन करते हैं। फिर पूछेगा कि ये मैन किस पॉलिसी को दिखाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गन ले रखा है, तो ये अमेरिका की हार्ड पॉलिसी यानी मिलिट्री पावर को दिखाता है। फिर पूछेंगे इसके शर्ट पे इतने सारे नाम क्यों लिखे हैं, इराक, ईरान, ओमान, ये नाम क्यों लिख रखे हैं। तो बताना कि इसका नाम इससे लिख रखा है क्योंकि अमेरिका ने इन कंट्री के ऊपर अटैक कर रखा, उन्हें इन्वेस्ट कर दिया था। फिर एक और ये पूछ लेगा कि अमेरिका अटैक क्यों करता है। आप लिख देना फॉर शो हिज हेगेमनी एंड फॉर ऑयल एंड फॉर देयर ओन पर्पस। ये आप लिख देना। और हमेशा बहुत सारी कंट्री का साथ लेकर करता है। देखिए अमेरिका ने इस पे अटैक किया, ये इसकी फॉरेन पॉलिसी है। पहले फ्रेंडली बनेगा, अगर इसने मैं कुछ दिया नहीं तो अमेरिका इस पे अटैक कर देगा। ये था। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 19 मार्च 2003 में यूएस लॉन्च करता है इन्वेजन इराक पे अंडर कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये ऑपरेशन है। फिर मोर देन 40 कंट्रीज साथ देते हैं यूएस का। और विलिंग द और ये इसका कोलिजन था। इस कोलिजन को ये नाम दिया कोलिजन ऑफ द विलिंग में 40 कंट्रीज ज्वाइन करते हैं यूएस को। किसके बाद? जब यूएन ने इसके लिए मना कर दिया, इसको इस इन्वेजन के लिए मना किया, तब ये 40 कंट्री का अलायंस बना के अटैक करता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव ये थे कि पहला कि इराक को प्रिवेंट करना, क्या, किससे? WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। ये इन्होंने ये रीजन दिया कि ये 1 मास के लिए पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, कि अमेरिका किस कारण ये अटैक किया था। तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसमें WMD का मतलब होता है जो ऐसे वेपन जो पूरी अर्थ को खत्म कर सकते हैं, पूरी दुनिया में मानवता को खत्म कर सकते हैं, ऐसे वेपन होते हैं। दूसरा कारण क्या था जो अमेरिका ने बताया था? कारण वो था कि इराक में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप ग्रो हो रहे हैं। तीसरा, यूएस ने कहा कि जो सद्दाम हुसैन है वहां का रूलर, वो बहुत ही क्रूअल रूलर है। वो अपनी सिटीजन के अफोर्ड नहीं है, अपने पीपल को, अपने सिटीजन को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, उन्होंने ये कहा। लेकिन इसके पीछे कुछ छुपे हुए ऑब्जेक्टिव भी थे, यानी हिडन ऑब्जेक्टिव। वो क्या क्या थे? कि यूएस इराकी फील्ड्स के ऊपर कंट्रोल चाहता था यूएस। दूसरा कि यहाँ पे पपेट गवर्नमेंट, कठपुतली राजा सरकार, जो यूएस की हेल्प कर सके किसी भी टाइम पे, और अपनी हेगेमनी शो करना चाहता था। एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी लिखना पड़ेगा 6 मार्क्स के लिए। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहेगा हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पहला कॉन्सिक्वेंस है कि सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट वो फेल आउट हो जाती है, पर यूएस अपनी इराक के ऊपर कब्जा नहीं कर पाता है। एक इंसर्जेंसी होती है, यानी बदला, इंसर्जेंसी होती है यूएस के अगेंस्ट ऑक्यूपेशन के, किसके? इराकी पीपल के। यूएस ने अपने 3,000 मिलिट्री पर्सन खो दिए थे वॉर में, और 50,000 इराकी सिविलियन मर चुके थे। और यूएस की इन्वेजन ऑफ इराक को मतलब किसी ने भी अच्छा नहीं बताया, सबने कहा कि क्रूअल था। पूरे वर्ल्ड ने कहा कि यूएस का ये मिलिट्री रूल अच्छा नहीं था। तो हम कहें ये बोथ था मिलिट्री, तो हम कह सकते हैं कि ये यूएस का मिलिट्री और पॉलिटिकल फेलियर था। ये 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था, पूरा लिखना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेज, मीन, हिडन, और इसके क्यों अटैक किया था, कैसे अटैक किया था, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हेगेमनी के
पावर के डिफरेंट टाइप। पहला है हार्ड पावर, हार्ड पावर है मिलिट्री का, सॉफ्ट पावर है कल्चर का, और स्ट्रक्चरल पावर है इकोनॉमी का। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का ऐसा कंट्री जो अपनी मिलिट्री रिसोर्सेज पे खर्च बहुत ज्यादा करता है, और अमेरिका अपने मिलिट्री रिसोर्सेज दूसरे कंट्री को बेचता भी है। और ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो यूएस की मिलिट्री से हार जाए, ऐसा कोई कंट्री नहीं आज तक नहीं बना जो यूएस की मिलिट्री को हरा सके, क्योंकि यूएस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यूएस अपने हार्ड पावर से वो कहीं भी किसी भी अटैक कर सकता है, किसी कंट्री को वो चाहे तो किसी भी अटैक कर सकता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी पावर उसके पास नाटो है। नाटो में क्या है बताइए, नाटो में 12 कंट्री का ग्रुप था ना नाटो, तो नाटो पे अटैक यानी पूरी कंट्री पे अटैक माना जाएगा, पूरी नाटो कंट्री पे अटैक माना जाएगा, तो होगी हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर क्या थी, किसी कंट्री कल्चर पे इफेक्ट डालना। जैसे आप देखते हो कि इंडिया में बैटमैन पसंद किया जाता है ज्यादातर, पेप्सी कोका कोला पसंद की जाती है, सारी क्या है सॉफ्ट पावर है, कल्चरल पावर है सारी की सारी। ये किस पे बेस्ड है, ये सारी अमेरिका की हैं। बैटमैन अमेरिका का है, पेप्सी अमेरिका की है, और कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया कहाँ पे है, अमेरिका में ऑफ। तो कल्चर पे इफेक्ट करते हुए सॉफ्ट पावर कहा जाता है। और फिर स्ट्रक्चरल पावर, देखते हैं कि सारी जो हमारी करेंसी होती है सारी सारी किस पे बेस्ड है, डॉलर से, कंपेयर डॉलर पे होती है। इंडिया का 75 पैसा 75 रुपए किसके बराबर है, अमेरिका के $1 के बराबर। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल पावर है। इसके अलावा अमेरिका का एक स्कूल है आर्लिंग पेनिनसुला में, वहाँ पे MBA की डिग्री होती है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उस स्कूल का नाम क्या है, वॉटन स्कूल, और वो पेनिनसुला में है। वो 1881 में बना था, आप ये वर्ड याद रखिएगा, वॉटन स्कूल, पेनिनसुला यूनिवर्सिटी एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1881। इसके अलावा इंटरनेट स्ट्रक्चर पावर में आ जाएगा। इंटरनेट का यूज बहुत करते हैं आजकल सारे लोग, खासकर गूगल का, गूगल यूट्यूब ये सब इंटरनेट में आ जाते हैं इसके। तो ये थी इसके स्ट्रक्चरल पावर के बारे में। इंटरनेट WW, इसको आप एग्जांपल लिख सकते हो, WW वर्ल्ड वाइड वेब स्ट्रक्चरल पावर में। तो ये इसके स्ट्रक्चरल पावर थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया, अब ये देखिएगा, स्लोक, SLOCS, ये भी स्ट्रक्चरल पावर का है। स्लोक का मतलब क्या है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जितने भी समुद्र हैं वर्ल्ड में समुद्र हैं, पैसिफिक ओशियन, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इन सब पे नियम कौन बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। और कोई कंट्री के पास पावर नहीं कि वो इन सब पे रूल बना सके कि कैसे एक कंट्री में कितने पैसे लेगा, तो सारा सारा अमेरिका के अंडर में होता है। भी स्ट्रक्चरल पावर का एग्जांपल है ये। 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट ऑफ अमेरिकन पावर। कांस्टेंट मतलब होता है बाधा, बाधा उत्पन्न करने वाले। ये 3 पॉइंट है इसके जो बाधा उत्पन्न करते हैं अमेरिका की पावर को, हेगेमन को रोकने के लिए। तो देखिए पहला पावर है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। इसमें क्या है कि मतलब अमेरिका जो है वर्ल्ड का, अमेरिका के गवर्नमेंट डिवाइड है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट के ऑर्गन क्या क्या है, स्तंभ कौन कौन से हैं, पिलर्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये इसके स्तंभ हैं। वैसे ही अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो भी 3 बटी हुई ऑर्गन्स में, उसमें से एक ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या है, ब्यूरोक्रेसी में जो इसकी गवर्नमेंट को चलाते हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसीज, तो ब्यूरोक्रेसीज रोक सकती है, उसकी पावर को रोक सकती है। रूल बनाए अमेरिका तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होगा, क्या परिणाम निकलेंगे। तो अगर इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर चाहे तो अमेरिका की पावर को रोक सकता है। दूसरा डोमेस्टिक नेचर ऑफ अमेरिका। आप सबको पता होगा कि अमेरिका वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक लोग रहते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, मीडिया होती है, मीडिया हमेशा दिखाती रहती है कि यूएस के ऑपरेशन क्या क्या परिणाम निकले हैं। ये आप देख सकते हो मीडिया ने दिखाया हुआ है। प्रोटेस्ट बहुत सारे होते हैं, अभी अभी ट्रम्प के खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था वहां की पीपल्स ने। अगर वहां के पीपल चाहे तो भी अमेरिका की पावर को रोक सकते हैं। तीसरा है मेन, ये सबसे मेन पार्ट है, नाटो। नाटो में क्या थी, 12 कंट्रीज मिलकर बना था नाटो। अगर 12 कंट्रीज मना कर दें तो अमेरिका की पावर कहाँ होगी,
अमेरिका अपनी 12 कंट्रीज को मिलके तो अटैक करता है, क्योंकि 34 हमने कहा 34 कंट्रीज मिलके इराक पे, कुवैत वाले इलाके में 34 कंट्री होते हैं, फिर 40 कंट्री मिलके अटैक करती हैं। उन 40 में से 12 तो नाटो कंट्रीज हैं। नाटो कंट्री कौन कौन सी हैं? अमेरिका, ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब क्या है? 12 कंट्रीज नाटो में आती हैं। तो आप देख सकते हो अगर 12 कंट्री चाहे तो मेरे को रोक सकती हैं। तो ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स एज वेल एज 6 मार्क्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये, इस बार शायद आ सकता हो, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छे हुए हैं। मोदी और ट्रम्प के, ट्रम्प का भी बहुत हमने पढ़ा इस साल, बारे में बहुत न्यूज में छाई हुई चर्चाएं। तो इस बार शायद आ सकता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब कोल्ड वॉर के टाइम क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो इंडिया, रशिया टूट गया, सॉरी ऐसे टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। अब इंडिया का पहले क्या था, रशिया के साथ रिलेशन अच्छे थे। अब इंडिया सोचना कि जब सोवियत यूनियन टूट गया, अब हमारा फ्रेंड कौन बनेगा? तो उस समय उसने अमेरिका की तरफ देखना स्टार्ट करता है, यानी वेस्ट की तरफ। और तभी से इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन स्टार्ट होता है। वेस्टर्नाइजेशन क्या है? पहला लिबरलाइजेशन स्टार्ट होता है 1991 में। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडिया में क्या था, आजादी से पहले जितने भी वर्क थे, बड़े बड़े वर्क सारे सारे गवर्नमेंट के अंडर थे, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंदर थी। लेकिन 1991 में चेंज हुआ, इंडस्ट्रीज लिबरलाइज हो गई, प्राइवेट हाथों में चली गई। और ये प्राइवेटाइजेशन कहाँ की पॉलिसी है, यानी कम्युनिस्ट तो वहां की थी, कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म कहाँ की थी? अमेरिका की। तो लिबरलाइजेशन पार्ट स्टार्ट होता है तो 1991 में का लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का डायमेंशन, हमें अमेरिका की तरफ से बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी बहुत सारा मिली है। इसके अलावा कुछ 4 फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स इन, तो ये 4 फैक्टर इन्हीं 2 सालों में हमारे पास बढ़े हैं। 2 इयर्स, सॉरी रिसेंटली ईयर, 2 इयर्स नहीं, रिसेंटली ईयर होगा, इन्हीं सालों में बढ़े, ये रिसेंटली है। रिसेंटली में यूएस है वो हमारा 65% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सेक्टर यूज करता है। हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर का 65% अमेरिका यूज करता है। 35% जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टाफ हैं वो सारे सारे इंडिया के ओरिजिन के हैं। 3 लाख पीपल वर्क करते हैं सिलिकॉन 3 लाख पीपल वर्क करते हैं इंडिया के सारे सारे सिलिकॉन वैली में करते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ की है? अमेरिका की है। आप बताइएगा कि इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है? फिर 15% ऑफ हाई ओल्ड टेक स्टार्टअप इंडियन अमेरिकन के द्वारा थ्रू किया गया है। और कुछ इसके पॉइंट्स क्वेश्चन और बनता है कि कुछ 3 ग्रुप्स उभरे हैं, 3 ग्रुप्स हैं, जिसमें से ए ग्रुप कहता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए ताकि अपना डेवलपमेंट कर सके। ए ग्रुप ये कहता है कि इंडिया को अमेरिका से रिश्ते नहीं बनाने चाहिए अच्छे, क्योंकि अमेरिका खुद एक सुपर पावर बन सकता है। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा ये एरिया बहुत बड़ा है इंडिया का, डिफेंस सिस्टम इंडिया का अच्छा है। तो इंडिया को नाम कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसको चलाते रहे और अमेरिका का साथ ना दे, क्योंकि इंडिया खुद एक सुपर पावर बन सकता है। और एक कहता है कि इंडिया को सबसे ज्यादा रिलेशन रशिया के साथ आना चाहिए आज भी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स एज वेल एज 2 मार्क्स। ये हेगेमनी कैसे चेक ओवरकम होती है। तो बैडवेगन स्ट्रेटेजी है। बैडवे का मतलब क्या होता है? एक बैडवेगन इंसान थे, मैन थे, इन्होंने कहा था कि हम हेगेमनी पावर का यूज करें, उसके अगेंस्ट कोई भी, वो उसके अगेंस्ट किसके, द्वेष या नफरत के बीज ना बो के उसके साथ काम करें, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। वहीं हाइड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? अमेरिका से छुपकर अपनी पावर को बढ़ाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना क्या करता है? अमेरिका से छुपकर अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहा है। हमें नहीं पता कि चाइना कैसे इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, हमें नहीं पता किसी को भी। और दूसरा एग्जांपल है ईयू, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज सारी की सारी यूएसए साथ रहकर उसके छिपकर अपनी इकोनॉमी बढ़ा रही है, अपनी पावर बढ़ा रही है। और तीसरा एग्जांपल है रशिया, जो अमेरिका से छिपकर काम करता है। और हम इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं,
और नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया ज्यादातर अपने रिलेशन अमेरिका से बनाता है, वहीं ये कंट्रीज में ज्यादातर कंट्री अमेरिका से रिलेशन अच्छे नहीं है। और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि ये आदमी है कौन है, तो ये आप बता सकते हो कि आदमी कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा ये कौन खड़ा है, तो आप चाइना, ये किस लिए खड़ा है, क्योंकि ये अमेरिका क्या चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है। और फिर पूछें कि अमेरिका के अलावा कौन कौन सी कंट्री सुपर पावर बनना चाहती है, तो लिखना चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया। और पूछें कि आप दोनों स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करते हो, दोनों स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।